हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी बिकॉज आप लोग सब लाइव के लिए अटेंड करने के लिए आए थे, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से लाइव सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिस वजह से मुझे ये रिकॉर्डेड सेशन बनाना पड़ रहा है। लाइव सेशन को मैंने एंड कर दिया था क्योंकि उसमें टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे, और जस्ट बाद ही बना रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे आपको आज ही देना चाहिए सेशन। तो सभी लोग प्लीज़ जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपके पास 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए करे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। और मैंने सोचा था कि हम लोग लाइव ही लेंगे बाकी के इनऑर्गेनिक के सारे सेशंस, पर ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो ना चाहते हुए भी हमें ये सेशन रिकॉर्डेड मोड पर लेना पड़ रहा है। आप लोग वही जो मैंने बोला है वैसे ही करिए। प्रीमियर मोड पर है सेशन, तो जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन में। ये मत सोचना कि रिकॉर्डेड है तो आंसर हमारे देखे नहीं जाएंगे। सारे कमेंट्स में साथ ही साथ पढ़ता जा रहा हूँ फोन पे। अभी आपको ऐसे रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा बोल के, लेकिन चैट में आपको रिप्लाई मिलेगा। लाइव चैट में मैं चैट के टाइप करके मैं आपको सबको रिप्लाई दूंगा, ठीक है? और फिर भी किसी का अगर डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकता है। ऑफेंड मत होना कि मेरा डाउट नहीं लिया, मेरा डाउट मिस हो गया, या फिर देख नहीं रहे हैं मेरा कमेंट। मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ अभी इस समय, लेकिन चैट के अंदर मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ सकता हूँ। मैं आपका कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा, और अगर किसी का कमेंट मिस हो गया तो मैं जो लाइव चैट के बाद जो कमेंट सेक्शन खुलता है उसमें भी रिप्लाई कर दूंगा। तो ऑफेंड मत होना बिल्कुल भी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन कर लिए थे, एक बार दोबारा से देखो। ये क्यूआर कोड है टेलीग्राम ग्रुप का, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं कन्वे होती है, यहाँ से देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन जो है एनआई का ऑक्सीडेशन का नंबर निकालना था, तो मैं पता है कार्बोनिल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो इसका 0 कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो x + 0 गिव्स 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। या फिर मैं इसे ऐप से भी कह सकता था x + 4 × 0, x + 4 × 0 इज 0, सो x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको किस तरीके से कहना है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया था व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है AgNO3 के साथ, तो वो वही देगा जो कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में नहीं होगा। तो वो यही था, Cl ही है जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर नहीं है, बाहर है, तो AgNO3 के संग रिएक्शन करके AgCl का व्हाइट पीपीटी दे देगा। बाकी सब देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, तो इसलिए ये नहीं देंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन था ये वाला, जिसमें बोला गया था कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो होता है जिसके अंदर सेंट्रल एटम सेम होता है, पर जो लिगेंड्स होते हैं वो अंदर बाहर यानी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में, और बाहर जो होते हैं वो अलग अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ Cl अंदर Br बाहर, तो यहाँ Br अंदर Cl बाहर। तो इस तरीके से जो होता है उसे आयनाइजेशन कहते हैं। तो ये वाला जो होगा इससे ये वाला कॉम्प्लेक्स में Br जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में नहीं है, तो ये Br का टेस्ट पॉजिटिव देगा, और जबकि ये जो होगा ये Cl का टेस्ट पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहाँ पे Cl फ्री है रिएक्शन करने के लिए, यहाँ Br फ्री है रिएक्शन करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, आइसोमेरिज्म जो ये इन दोनों को दिखाना था। तो अगर हमारा इस टाइप का जब भी होता है ना Cl2.H2O, इस ये टाइप ये जब भी होता है तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रेट बन गया है ना पानी का, ये हाइड्रेट बन चुका है यहाँ पे, ये दिखाते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म सॉल्वेट तो एक जेनरिक टर्म है इसके लिए, लेकिन यहाँ पे पानी है तो इसलिए हम इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कह देते हैं। तो इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कह लो या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कह लो, बात एक ही है। ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म होता है? ये तब होता है जहां पर सेंट्रल मेटल एटम तो दोनों में सेम हो, और बाकी के लिगेंड्स हैं वो उनका नंबर भी आपस में सेम हो। जैसे H2O 6 है, तो यहाँ भी H2O 6 है, देखो 5 यहाँ है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में और एक बाहर है। Cl जो है 3 है बाहर, और यहाँ एक अंदर है 2 बाहर है, तो मतलब
नंबर सेम रहेगा लिगेंड्स का, नंबर चेंज नहीं होगा, सेंट्रल मेटल एटम भी सेम रहेगा। इस टाइप के होते हैं हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये, ठीक है, जैसे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, आई होप आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई तो यस बोल दीजिए, अगर हो गई तो यस बोल दीजिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे असर्शन रीजन दे रखा है मेरे को, असर्शन रीजन का आंसर दो। असर्शन है टॉक्सिक मेटल आयंस जो है वो केलेटिंग लिगेंड से रिमूव होते हैं क्योंकि केलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका रीजन बताओ, इसका रीजन दो, जल्दी बताओ। पहला असर्शन, पहला कह रहा है कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट है। सेकंड है असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। थर्ड है असर्शन सही है। फोर्थ है असर्शन असर्शन सही है। थर्ड है असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। फोर्थ है असर्शन रॉन्ग है, ये गलत हो गया है, असर्शन रॉन्ग है और रीजन सही है। टाइपो हो गया इसके अंदर, प्लीज उसे इग्नोर करो। थर्ड है असर्शन सही है, रीजन गलत है। फोर्थ है असर्शन गलत है, रीजन सही है। टॉक्सिक मेटल्स जो है क्लेटिंग एजेंट से रिमूव हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। क्लेटिंग लिगेंड्स का काम ही यही होता है कि टॉक्सिक मेटल आयंस को रिमूव करने का। काफी ज्यादा मेडिसिनल पर्पसेस में यूज होते हैं हमारे क्लेटिंग लिगेंड्स। और रीजन है कि क्लेट कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल बनाते हैं। हाँ, जब मेटल आयन जो होता है सेंट्रल मेटल आयन इन क्लेटिंग लिगेंड्स के संग कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है मेटल की वो टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है क्योंकि मेटल जो है वो इन लिगेंड्स के संग कॉम्प्लेक्स बनाने में लग जाता है। तो जो मेटल अपना इंडिविजुअली काम करता है वो उसके जो असर है वो खत्म हो जाएगा, वो इसके संग बाइंड कर लेगा। तो ये लिगेंड्स जो हैं केलेटिंग लिगेंड्स मेटल को उसका इंडिविजुअल फंक्शन नहीं करने देते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी खत्म कर देते हैं। काफी ज्यादा यूज हैं, जैसे कॉपर का यूज है, जिंक के यूज है, काफी ज्यादा मेडिसिनल पर्पसेस में यूज होते हैं। ईडीटी का कैसन कॉम्प्लेक्स बनता है वो काफी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, केलेट इफेक्ट क्या होता है ये पूछा गया है, तो मैं आपके लिए डेफिनेशन ले आया हूं। जब भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है पॉलीडेंटिक लिगेंड के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग की वजह से, देन द नॉन केलेट कॉम्प्लेक्स due to stronger bonding than the non-chelate complex is known as the chelate effect। मतलब जब भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है पॉलीडेंटेड लिगेंड के संग तो उसको कहते हैं हम केलेट इफेक्ट, ठीक है, उसे कहते हैं केलेट इफेक्ट। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देन नहीं होगा, टू होगा। Stable complexes with a polydentate due to strong bonding to the non-chelate complexes is known as the chelate effect। आईयूपीएससी नेम लिखने के क्वेश्चंस आएंगे, आ गए हैं। आईयूपीएससी नेम लिखना है। अब देखो इसमें आईयूपीएससी नेम लिखना है। अब बताओ जल्दी जल्दी आईयूपीएससी नेम बताओ। देखो ये हमारा आयनिक पार्ट है, बल्कि मैं कहूँ ये हमारा केटाइनिक पार्ट है। तो केटाइनिक पार्ट जैसी नंबरिंग करनी है, सॉरी नेमिंग करनी है। तो देखो अल्फाबेटिकली ये है क्लोराइडो, ये है नाइट्राइटो, ये है अमीन। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अमीन आएगा, ए पहले आता है इसलिए टेट्रा और अमीन, AMMINE अमीन, टेट्रा अमीन हो गया। उसके बाद क्या होगा जल्दी बताओ, टेट्रा अमीन। उसके बाद क्या होगा, कोई भी जो है अमीन में सिंगल एम नहीं लगाएगा, ये वाला अमीन जो होता है उसमें डबल एम ही लगता है, टेट्रा अमीन, ठीक है। उसके बाद क्लोराइडो आएगा या नाइट्रो आएगा, ऑब्वियसली बात है क्लोराइडो आएगा क्योंकि सी बाद में आता है, ए के बाद में फिर सी आएगा तो क्लोराइडो हो गया। एन है तो नाइट्रो हो गया। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ना, अमोनिया में 0 रहेगी, Cl में -1, NO2 में कैसी रहेगी, NO2 में कैसी रहेगी,
x माइनस 1 NO2 में कैसी रहेगी बताओ? NO2 में कैसी रहेगी? इसमें रहेगी -1। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू +1, x इज इक्वल टू 1 + 1 + 1, दैट मेक्स इट 3। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 3 आयन, ये हो जाएगा इसका नाम, टेट्रामीन क्लोराइड और नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन। नाइट्रो जो है वो NO2 जो है वो 1 दिखाएगा यहाँ पे, -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इन सब के आपको IUPAC नेम लिखने शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी। एक बार आप लिख लो, फिर मैं इकट्ठे कराऊंगा, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ जरा, है ना। करें शुरू, जल्दी बताओ, करें शुरू, जल्दी जल्दी करेंगे। सॉरी, IUPAC नेम लिखने हैं यहाँ पे, तो IUPAC नेम लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं ना, मैं देखा नहीं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ये सब IUPAC नेम लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जल्दी जल्दी शुरू करो। देखो पहला वाला कह रहा है टेट्रा अमीन क्लोराइडो नाइट्रो एन प्लैटिनम 4 सल्फेट, यानी इसके अंदर एनायनिक पार्ट भी है सल्फेट। ठीक है, टेट्रामीन है, ये रहा टेट्रामीन। क्लोराइडो है, क्लोराइडो हो गया, नाइट्राइटो एन है, यानी NO2 से जुड़ेगा ये, इस टाइप का हो गया। प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, तो यहां प्लैटिनम हो गया। अब ये पार्ट तो कैटायनिक में चला गया, अब वो कह रहा है प्लैटिनम 4 सल्फेट, प्लैटिनम 4 सल्फेट, तो देखो यहां सल्फेट हो गया। अब 4 चेक करना है, 4 हुआ कि नहीं हुआ, ये जो चेक कर लो पहले, 4 हुआ या नहीं हुआ प्लैटिनम का। तो प्लैटिनम को X ले लेते हैं, तो X प्लस 0, अमोनिया के लिए 0 होता है, क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए कितना होगा -1, NO2 के लिए कितना होता है -1, और SO4 के लिए कितना होता है -2, SO4 के लिए -2 होता है ना, और ये पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि ओवरऑल तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है, ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है ना, यहाँ पर तो एनायनिक पार्ट भी दे रखा है ना हमारे को, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल रहेगा, यहाँ पर किसी आयन के बराबर तो रखना नहीं है हमें, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल रहेगा। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू +4, तो यहाँ पे +4 आ गया, तो यानी ये भी +4 हो गया, यानी हमारा आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये है फर्स्ट वाले का आंसर। सेकेंड वाले का आंसर यहां लिख रहा हूं, ठीक है। ट्रिस इथेन 1 टू डायमीन, यानी EN, इथेन डायमीन ये रहा, इथिलीन डायमीन ये रहा, और इथिलीन डायमीन का ट्रिस है। हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स होते हैं, उसमें हम बेस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस टाइप किससे लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया EN थ्राइस। अब आगे, अब आगे आगे बोल रहा है वो इसके अंदर क्रोमियम 3 क्लोराइड, यानी ये हो गया क्रोमियम। अब क्लोराइड बोल रहा है, तो क्रोमियम 3 क्लोराइड बोल रहा है, तो यानी ये हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन से पार्ट में है कौन से में नहीं है, तो अगर ये एनायनिक पार्ट में होता क्रोमियम, तो ये क्या हो जाता, जैसे अर्जेंट, जैसे सिल्वर है तो अर्जेंटेट, फेरेट, इस टाइप का हो जाता है।
तो यानी ये कैटायनिक पार्ट में ही होगा, तब ये सिंपल क्रोमियम लिखा हुआ है, ये इसकी पहचान है। तो क्रोमियम हो गया और 3 क्लोराइड, 3 क्लोराइड ये रहे। कैसे पता चला ये मेरे को कि 3 क्लोराइड, यहाँ पर 3 क्लोरीन के संग 3 लगाना है, कैसे पता चल रहा है मुझे? क्योंकि EN तो न्यूट्रल है ना, EN तो न्यूट्रल है, EN तो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। इसका मतलब ये हुआ कॉम्प्लेक्स में +3, तो ये 3 है मैच कर गया, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको इसमें कोई दुख दर्द समस्या नहीं रही होगी। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट देखो, पोटेशियम ट्राइऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट 3। अब देखो एल्यूमिनेट आ गया, एल्यूमिनेट का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स बना होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वो एनायनिक पार्ट में है इस बार। और जो पोटेशियम अकेला लिखा हुआ है यानी के इस तरीके का है, और ये वाला पार्ट में हमारा एल्यूमिनियम है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया। अब किसमें क्या है ये सब देखते हैं। ट्राइऑक्सैलेटो है, ट्राइऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो ट्राई है, यानी ऑक्सैलेटो यानी C2O4 का ट्राई है यानी थ्राइस, C2O4 थ्राइस हो गया। अब उसके बाद ट्राई ऑक्सैलेटो है ना, तो C2O4 तो थ्राइस हो गया। अब आगे क्या करें? ट्राई ऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट 3 यानी एल्यूमिनियम भी हो गया। अब एल्यूमिनियम का जो है वो 3 आना चाहिए। कैसे आएगा एल्यूमिनियम का 3? मुझे बताया कोई? एल्यूमिनियम का 3 कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ जरा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जल्दी। देखो C2O4 है वो 2 नेगेटिव होता है, यानी K का जो है K का क्या होता है? +1 होता है। ठीक है, अब K कितने हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन एल्यूमिनेट 3 है ये मुझे पता है, तो इसे लिख लेते हैं +1 इंटू एक्स। मुझे नहीं पता कि कितने हैं, मैं मान लेता हूं कि x है, प्लस एल्यूमिनेट है यानी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 है, +3 इंटू ऑक्सीडेट का -2 होता है, तो -2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x +3, मेरे पीछे दिख रहा है, हाँ दिखेगा ना, x +3 -6 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू हो जाएगी +3, यानी x की वैल्यू हो जाएगी +3। ठीक है, अगर x की वैल्यू +3 है इसका मतलब है यहां पे ये बन जाएगा फॉर्मूला K3Al C2O4 थ्राइस, ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे अब इसमें। ठीक है, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट है क्या? फोर्थ पार्ट है टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो करके है, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो करके है फोर्थ पार्ट, उसे करते हैं। मैं अपने हाँ, तो देखो फोर्थ पार्ट में बोला है टेट्रा अमीन,
यानी अमीन जो है वो टेट्रा है, 4 है। उसके बाद वो बोल रहा है क्लोराइडो यानी Cl हो गया। आगे वो बोल रहा है टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो, एक्वा क्लोराइडो बोल रहा है। यानी एक्वा क्लोराइडो का मतलब क्या है? एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3। एक्वा, पहली बात तो एक्वा, क्लोराइडो और कोबाल्ट। नेक्स्ट बोल रहा है 3 नाइट्रेट, 3 नाइट्रेट, ये हो गया नाइट्रेट। अब ये कोबाल्ट जो है वो +3 आना चाहिए, +3 आना चाहिए कोबाल्ट। ठीक है, टेट्रामीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, यानी कोबाल्ट जो है वो +3 आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि NO3 कितने हैं, X मान लेता हूं। तो 3 प्लस अमोनिया तो 0 होते हैं, प्लस वाटर का 0 होता है, प्लस क्लोरीन का -1 होता है। क्लोरीन का -1 होता है। ठीक है, उसके बाद NO3 के लिए क्या होगा? सिंगल नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव हो गया, सिंगल नेगेटिव हो गया ना, प्लस X इंटू -1 इज इक्वल टू 0, यानी 3 - 1 2 -x इज इक्वल टू 0, यानी 2 इज इक्वल टू x, यानी NO3 जो है वो ट्वाइस रहा, NO3 जो है वो ट्वाइस रहा होगा। ठीक है, NO3 ट्वाइस रहा होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है कि नहीं? NO3 ट्वाइस रहा होगा। आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ बात कह रहा है डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्रो एन प्लेटिनम 2। डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो में लिखा हुआ, वहां से देख लेता हूं। डाई अमीन, ये रहा डाई अमीन। उसके बाद बोला क्लोराइडो नाइट्रो, क्लोराइडो नाइट्रो नाइट्राइटो एन प्लैटिनम, यानी एन से जुड़ा हुआ, यानी NO2 ही है, ONO नहीं है। एन प्लैटिनम, प्लैटिनम हो गया। और प्लैटिनम के बाद में दिया हुआ है 2, यानी प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 है। ऑक्सीजन जो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है। देखना जरा 2 कैसे बनेगी। प्लैटिनम को X मान लेते हैं, तो X इसका तो 0 होता है, Cl का -1 हो गया, +0 -1 NO2 का भी -1 होता है, इज इक्वल टू 0। x -2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू हो गई +2। क्या हम यही चाह रहे थे कि +2 हो जाए? हाँ बिल्कुल चाह रहे थे +2 हो जाए, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये जो तुम स्किप स्किप कर करके देख रहे हो ना और मस्त लेटे पड़े हो, नेक्स्ट सुधर जाओ। ओके, समझ में आ गई आपको बात? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट, लास्ट है पेंटाअमीन नाइट्राइट ओ कोबाल्ट 3। पेंटाअमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब जो लिंकिंग साइट है वो ऑक्सीजन है, यानी ये जो है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म है। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है कि एक तरफ अगर नाइट्रेटो जुड़ेगा तो N लिख दिया, अगर ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ONO हो जाता है दोनों सेम ही चीज। तो इस लिखने का फर्क में क्या आ जाएगा? उसने बोला है पेंटा अमीन नाइट्राइटो, तो ये पेंटामीन हो गया। नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो O यानी ONO,
कोबाल्ट 3 यानी कोबाल्ट आ गया, ये रहा कोबाल्ट, और 3 करना है कोबाल्ट को। किस तरीके से करेंगे 3 कोबाल्ट को? अब मेरे पास काउंटर एनायन नहीं है, तो यानी मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे चार्ज नहीं पता कितना है, तो कोबाल्ट का करना है मेरे को 3, तो कोबाल्ट को 3 लिख लेते हैं, 3 + 0, मुझे नहीं पता ना, अमोनिया तो 0 ही होता है, और ONO और NO2 दोनों ही -1 होते हैं, ये रहा, और ये बराबर हो जाएंगे चार्ज के। अब ये जो चार्ज है यहाँ पे वो ओवरऑल न्यूट्रल नहीं होगा, अब यहाँ चार्ज दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है, x है वो चार्ज, x की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 दैट इज 2, यानी यहाँ पे जो चार्ज लग जाएगा ऊपर वो हो जाएगा 2 पॉजिटिव। चार्ज कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनायनिक पार्ट नहीं दे रखा था, इसलिए हम लोगों को चार्ज निकालना पड़ा। अगर एनायनिक पार्ट होता है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स ही न्यूट्रल हो जाता है, यहाँ पे एनायनिक पार्ट नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोबाल्ट 3 रखा है, कोबाल्ट को 3 रखा और हमारा चार्ज निकाल लिया, चार्ज आया हमारा 2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर जो x है वो चार्ज है, ना कि सेंट्रल मेटल ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x वेरी कर रहा है, यहाँ x चार्ज है, इसे हमने x लिया था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे NO2 को इसे लिया था। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। ये हमने सारे के सारे अच्छे प्रैक्टिस कर ली, किसकी, नॉमेनक्लेचर हो गया और स्ट्रक्चर बनाना हो गया। अब करेंगे आइसोमेरिज्म को। क्वेश्चन देखो, when the coordination compound CrCl3.6H2 is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound. Write the structural formula of the complex. अब इसमें क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है आपको CrCl3.6H2, AgNO3 के संग इसका मिक्सिंग हुई, यानी CrCl3.6H2O है, और इसकी AgNO3 के साथ मिक्सिंग हुई। AgNO3 के संग मिक्सिंग के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसे, ये वर्नर की थ्योरी के आसपास आता है ये, कि ये जो है 2 मोल्स AgCl के दे रहा है, यानी बाहर AgCl होना भी तो चाहिए, यानी बाहर AgCl होना भी तो चाहिए इसके लिए, तभी तो ये 2 मोल्स AgCl के देगा। और वो कैसे होगा पॉसिबल, अगर Cr एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ करी है शायद, रुकना 1 मिनट, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। एक टाइपो हो गया है, ये क्रोमियम नहीं था, ये कोबाल्ट था, CO है ये, CO। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CO NH3, सो सॉरी ये क्रोमियम ही है, सही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा कि अगर 2 मोल AgCl दे रहा है तो उसके अंदर बाहर 2 AgCl होने भी तो चाहिए, दो Cl होने, 2 जो है वो वहां पे Cl होने भी तो चाहिए। तो देखो, क्रोमियम है, H2O है, मुझे नहीं पता कितने होंगे, पर एक मुझे पता है X होंगे, और यहाँ क्लोरीन रहा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बाहर 2 Cl होंगे, Cl2 होगा। अगर बाहर Cl2 है तो ये हाइड्रेट के फॉर्म में ही होंगे, क्योंकि .6H2O है, तो .H2O के फॉर्म में होंगे। तो
तो तभी जो है AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl निकलेंगे, तो यही वाले 2 Cl निकलेंगे। अगर Cl2 H2O के फॉर्म में है तो अगर एक H2O यहाँ चला गया तो यहाँ कितने H2O हो गए? 5 H2O हो गए। ऐसा ही हुआ ना, 2 मोल AgCl निकले तो हमने बाहर 2 Cl लगाए। अगर 2 Cl बाहर लगाए और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो हाइड्रेटेड है तो यहाँ पर डॉट H2O आएगा। अगर एक H2O यहाँ चला गया तो यहाँ पर कितना बचा? एक जो है 6 में से एक चला गया तो 5 बचा, तो 5 यहाँ हो गए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का तो ये रहा। IUPAC नेम किस तरीके से लिखेंगे इसका? इसका IUPAC नेम हो जाएगा पेंटा एक्वा। पेंटा एक्वा, 5 एक्वा है ना यहाँ पे, ये रहे कि पहले केटाइन पार्ट और फिर एनाइन पार्ट, तो पेंटा एक्वा। देन उसके बाद क्लोराइडो, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद कितना है? H2O तो 0 होता है, Cl का -1 होता है, तो ये जाएगा x - 1 - 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू हो जाएगी +3, यानी क्रोमियम 3 क्लोराइड और ये एक H2O बचा, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रेट। पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, IUPAC नेम लिखना है इसका और स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं इसके। IUPAC नेम लिखना है इसका, और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसका IUPAC नेम लिखना है, क्या है ये? इसका IUPAC नेम लिखो। क्या हो जाएगा? EN मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो यहां पर आ जाएगा बेस, बेस इथेन 1,2 डायमीन, ये हो जाएगा। क्लोरीन 2 है तो क्या हो जाएगा? डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो के बाद प्लैटिनम, डाइक्लोराइडो प्लैटिनम, उस प्लैटिनम के बाद EN कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। Cl कैसा होता है? -1 होता है, तो x + 0 - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +2, प्लैटिनम 2। ठीक है, बिस डायमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2, ये हो गया IUPAC नेम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं इसके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस तरह से बनेंगे? ये है। इसके बाद क्या होगा? इसमें कौन कौन से आइसोमर्स बनेंगे? एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। किस तरीके से बनाएंगे आइए देख लेते हैं। इस तरीके से बनेंगे ये, अगर Cl ऑपोजिट है तो ये सिस बन गया, ये सॉरी ये हो गया हमारा ट्रांस, और अगर Cl साथ है तो ये आइसोमर हो गया सिस। अगर ये ऐसा है तो यहां EN आ जाएगा और यहां EN आ जाएगा, अगर ऐसा है तो ये EN आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर और ये हो गया दूसरा वाला हो गया सिस आइसोमर। ओके, आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। सिस और ट्रांस दो तरह की फॉर्म बन जाएगी। ट्रांस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो ये और ये ट्रांस है,
सिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये और ये दोनों हैं आपस में सिस हैं एक दूसरे के। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी एवरीवन। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एम्बिडेंटेड लिगेंड और किलेटिंग लिगेंड में क्या फर्क होता है, इसका डिफरेंस मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए। एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? जैसे NO2 नेगेटिव है और ONO है, तो ये हो गए आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड क्यों कह रहे हैं इन्हें हम? इसलिए एम्बिडेंटेड कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट है, जो अटैचिंग साइट है, वो दो है। या तो नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। यहाँ अटैचिंग साइड्स दो हैं, इस वजह से ये एम्बिडेंटेड है। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन साइड से बाइंड करता है तो हम नाइट्राइट ऑफ N लिखते हैं। अगर ऑक्सीजन साइड से बाइंड करता है तो हम इसे क्या कहते हैं? नाइट्राइट ऑफ O कह देंगे इसे। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है ये। ओके, उसके बाद किलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? जब लिगेंड पर दो या दो से ज्यादा डोनर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, किलेटिंग लिगेंड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर लिगेंड जो होता है उसमें दो या दो से ज्यादा डोनर ग्रुप्स होते हैं इन सच अ वे दैट दे फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड रिंग विद सेंट्रल मेटल एटम, इसको कहते हैं किलेटिंग लिगेंड। जैसे इथिलीन डायमीन होता है, जैसे कि हमारा इथिलीन डायमीन होता है, या फिर ये मान लो कि जिनके पास एक क्या कहते हैं दो या दो से ज्यादा डोनर ग्रुप्स होते हैं, जैसे EDTA है, इस टाइप के ग्रुप्स जिस तरह से होते हैं और वो 5 या 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, उन्हें कहते हैं किलेटिंग लिगेंड। किलेट जो होता है यानी रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, मैंने लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हो। ओके, आप इसे पढ़ लेना, एज इट इज याद कर लेना। हम मूव करते हैं आगे की तरफ। फॉर द कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 नेगेटिव, राइट द हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तीन चीजें लिखनी है इसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन, स्पिन नेचर और मैग्नेटिक कैरेक्टर। तीन चीजें बताओ मेरे को इसकी। तीन चीजें बोल दी हैं उसने, FeCN6 3 नेगेटिव में उसने तीनों चीजें बोल दी हैं और मेरे को तीनों चीजें आपको बतानी है। बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो इसका। देखो FeCN6 होल का 3 नेगेटिव है, यानी अगर Fe को मैं x ले लूं तो यानी x माइनस 6 जो है वो -3 के बराबर है, क्योंकि साइनाइड का -1 होता है, तो x की वैल्यू हो गई +3, यानी ये Fe+3 का कॉम्प्लेक्स है। सिंपल अगर Fe की बात करी जाए तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, ये बन जाता है 3d6 4s2। अगर Fe+3 है तो इसका मतलब ये D5 कॉम्प्लेक्स होगा, D5 कॉम्प्लेक्स है। अगर ये D5 कॉम्प्लेक्स है तो D5 कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे एक और चीज पता है कि साइनाइड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देगा इसकी, यानी अगर ये D5 है तो D5 कुछ इस तरीके से होगा। D5 है, 1 2 3 4 5, ये D5 है, ये D है, ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है। इसके पास 4s और 4p खाली है। अब क्या होगा, क्योंकि ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इसकी ये पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग किस तरीके से कराएगा? पेयरिंग ये इस तरीके से करा देगा कि ये वाला जो होता है ये इसके संग पेयर कर लेगा और ये वाला इसके संग पेयर कर लेगा, यानी इसके वजह से क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा इसकी वजह से। 1 2 3 4 और ये 5, 1 मिनट, ये 6 बना दी ना मैंने, ये 5, उसके बाद यहाँ 4s खाली और यहाँ 4p खाली, यही होगा। 4s खाली, 4p खाली और ये 3d। अब मेरे पास पूछा गया है पहले तो हाइब्रिडाइजेशन,
तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखो ये डी के 2 खाली हैं, एस का 1 खाली है और पी के कितने खाली हैं, 3 खाली हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा 6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, डी के 2 खाली हैं यानी D2 और एस का 1 खाली है एस और पी के 3 खाली है तो P3, D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद पूछा गया है मुझसे मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो क्योंकि इसके पास ये वाला अनपेयर्ड है, यहाँ पे ये अनपेयर्ड है, इस वजह से ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ये, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद पूछ रहा है वो स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्पिन नेचर कैसा होगा इसका, स्पिन नेचर कैसा होगा इसका, कॉम्प्लेक्स का स्पिन नेचर कैसा होगा, जरा बताओ इसका स्पिन नेचर कैसा होगा। स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मेरे को एक बार स्पिन नेचर बताओ, इसका स्पिन नेचर कैसा होगा। स्पिन नेचर बताओ जल्दी, स्पिन नेचर कैसा होगा। इसका स्पिन नेचर कैसा होगा जल्दी बताओ, कैसा होगा ये होगा लो स्पिन। कैसा होगा ये होगा लो स्पिन। ठीक है, कैसा होगा, लो स्पिन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो साइनाइड है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या करेगा, ये पेयरिंग कर देगा। तो अगर मैं इसके T2G और EG बनाऊं इस तरीके से, ये हो गया T2G और ये है EG, और मुझे कितने भरने हैं इसके अंदर D5, 5 भरने हैं। तो 5 में किस तरीके से भरूंगा, 1 2 3, उसके बाद 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से ये भर जाएगा इसके अंदर ही। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन नहीं, ये होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why the solution of nickel H2O whole 6 2 positive green while a solution of nickel cyanide 4 2 negative, इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है ये होता है कैसा, कलरलेस। ऐसा क्यों होता है ये बताना है, जल्दी बताओ इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी बताओ। देखो निकल जो होता है जब यहाँ 2 पॉजिटिव है, ये पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर अगर निकल 2 पॉजिटिव है तो निकल क्या होता है, D8 4s2 होता है। निकल 2 पॉजिटिव है तो निकल 2 पॉजिटिव क्या होगा, निकल 2 पॉजिटिव होगा D8, D8 है ये। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, निकल का ये जो कॉम्प्लेक्स है, निकल 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, और ये जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, टेट्राहेड्रल में निकल का +2 कॉम्प्लेक्स है, यानी ये भी D8 है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये किस तरीके से भरे जाएंगे, इसमें होता है E2 और T2, इसमें G तो होता ही नहीं है, इसमें होता है E2 और T2, G तो होता ही नहीं है इसके अंदर। किस तरीके से भरे जाएंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरे जाएंगे क्या, बताना जरा कैसे भरे जाएंगे इसके अंदर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कैसे भरे जाएंगे इसके अंदर। तुम्हारे को मुझे एक रूल सिखाना है, वो और बता देता हूं मैं। देखो एक रूल मान लो, ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो,
तुम्हारे काम जरूर आएगा। टेट्राहेड्रल में सारे हाई स्पिन ही होते हैं अकॉर्डिंग टू जो है ये सीरीज का नाम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर हमारी ऑक्टेहेड्रल होती है, ऑक्टेहेड्रल के अंदर अगर हमारी जो है 4D और 5D कॉम्प्लेक्स है तो ये हमेशा लो स्पिन ही रहते हैं। और अगर 3D के अंदर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ज्यादा है तो लो स्पिन होगा हमेशा। अब बात यह ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो, 2 हो या 2 से कम हो, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे +3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में D4 बनते हैं, D5 बनेगा, D6 बनेगा और D7 बनेगा। D4 है तो D4 के अंदर मैंगनीज जो होता है वो साइनाइड के संग लो स्पिन बनाता है, बाकी सबके संग हाई स्पिन बनाता है। समझ में आ जाए तुम्हें ये बात तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो भी अच्छी बात है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, D5 है, ये अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमोनिया से ज्यादा आगे का कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में ये लो स्पिन बनाता है। D6 जो है वो कोबाल्ट, D6 जो है वो ऑक्सलेट OX, उससे ज्यादा का कॉम्प्लेक्स है तभी लो स्पिन बनाता है। और D7 जो होता है वो सारे ही लो स्पिन होते हैं। अब बात कहां से आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 2 से कम हो उसके बारे में बात आती है। तो इसके लिए D4 हो तो और बाइपेरिडाइल से ज्यादा हो तो लो स्पिन है, D5 हो तो साइनाइड के संग लो स्पिन है, एल्स हाई स्पिन। D6 हो तो ग्रेटर देन बाइपेरिडाइल हो तो लो स्पिन है, और D7 हो तो ग्रेटर देन ये हो तो लो स्पिन है। अब इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। एक्चुअली ना ये एक कॉन्सेप्ट है, जब हम अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं कि साइनाइड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसके लिए पूरी सीरीज होती है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके अंदर हमारे ये सब दे रखे होते हैं, तो उसी सीरीज के अकॉर्डिंग ऑर्डर है। अगर आपने ये सीरीज पढ़ी है तो आपको ये समझ में आएगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने सीरीज पढ़ी है, मैं मान के चल रहा हूँ आपने सीरीज पढ़ी है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसने नहीं पढ़ी है उस कॉन्सेप्ट को आंख कान बंद कर लेना 2 मिनट के लिए और बैठ जाना। ठीक है, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आगे के लिए बता रहा हूँ मैं, फ्यूचर के लिए। टेट्राहेड्रल हमेशा हाई स्पिन बनाते हैं, ये बात याद रख लेना हर कोई। ऑक्टाहेड्रल में 4D और 5D जो होते हैं वो लो स्पिन बनाते हैं हमेशा। अगर 3D की बात करी जाए तो 3D में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ज्यादा हो उसकी तो लो स्पिन होगा। 3 हो तो उसमें D4 में, D5 में, D6 में D7 आ गया, और 2 या 2 से कम हो तो उसके अंदर D5, D6, D7 और D4 आ गया। ये कॉन्सेप्ट था। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, मेरे को यहाँ पे ज्यादा टाइम डिवोट करना नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है वो निकल H2O का कॉम्प्लेक्स है, निकल H2O के कॉम्प्लेक्स के लिए पूछ रहा है वो कि निकल H2O के कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होता है, ये साइनाइड है और ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, निकल साइनाइड 4 2 नेगेटिव है। ठीक है, यानी Ni और साइनाइड को हम ले लेंगे -1, तो n जो है x - 4 इज इक्वल्स टू -2, यानी Ni की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 + 4, यानी निकल +2 है, यानी D8 है ये। अगर ये D8 है और अगर D8 को मैं इस तरीके से भरूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्योंकि ये जो है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ये वाला भी इसके संग पेयर कर जाता है, तो ये इस तरीके से हो जाता है और ये सारे ही पेयर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है, अब इसका रीजन क्या है, यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, D to D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे।
क्योंकि सारे ही पेयर हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी हमारा निकल +2 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से डी ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। इस वजह से यहाँ पे कलर हो जाते हैं, क्योंकि डी ट्रांजिशन में जैसा कि आपको पता है ये ऊपर वेवलेंथ पर जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो ये एमिट करते हैं अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, लाइट एमिट करते हैं और हमारे को कलर देखने को मिलते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर रीजन, मोटा मोटा रीजन क्या रहा कि यहाँ पे जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना था, इसका तो मैंने बता दिया था, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना था जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। बताओ, अभी मैं बताया, मैंने 2 आइसोमर बताए हैं, अब इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, जल्दी बताओ। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा आइसोमर इसमें? बताओ जल्दी। कौन सा होगा? ये होगा सिस वाला। अभी 2 आइसोमर पढ़ाए थे इसके। यहाँ पे ये रहे, ये वाला जो होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। देखो यहाँ ये जा रहा है प्लेन, ये देखो ये रहा प्लेन, इसके अलोंग हम काट देंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो एक प्लेन ये ऑफ सिमेट्री ये जा रही है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे जा रही है यहाँ से, ये देखो। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा सिस वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, NiCl4 2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक होता है, पर NiCl4 2 नेगेटिव जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, ऐसा क्यों? NiCl4 2 नेगेटिव जो है ये यहाँ पर भी निकल +2 में है, और यहाँ पर भी निकल +2 में है, पर यहाँ पर जो होता है ये साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, इसलिए डायमैग्नेटिक नहीं होता। तो D8 होता है भले ही, पर ये किस तरीके से हो जाता है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, और ये वाला इसके संग पेयर हो जाता है। तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पे जो क्लोरीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाती है, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमारे को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसलिए जो होता है ये हमारा वो होता है क्या, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ओके, समझ में आई। नेक्स्ट देखो, मेटल कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम NH3 वोल्फोर Cl2Br, दो फॉर्म्स हैं इसके A और B। ए वो AgNO3 के संग व्हाइट पीपीटी दे देती है, और जो कि सॉल्युबल होता है एक्वस अमोनिया में, जबकि बी जो होता है पेल येलो दे देता है। अगर पेल येलो दे रहा है तो इसके अंदर ब्रोमीन बाहर रहा होगा, और अगर व्हाइट दे रहा है तो यहाँ पे क्लोरीन बाहर रहा होगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग टेस्ट है क्लोरीन और ब्रोमीन के। ठीक है, एक में क्लोरीन बाहर रहा होगा, एक के अंदर ब्रोमीन बाहर रहा होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेस्ट है ये, आप उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ओके, बताओ आगे क्या करा जाए। बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ।
तो देखो ये आइसोमर क्या हो जाएगा, क्रोमियम NH3 होल 4, ए वाले में क्लोरीन बाहर रहा होगा यानी ClBr इस तरह से हो गया और एक Cl यहाँ बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि उसे AgNO3 के संग YPPD देना है जो कि क्लोरीन बाहर होके ही कर पाएगा। बी आइसोमर में पेल येलो दे रहा है यानी ब्रोमीन बाहर होगा यानी CH3 NH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ ब्रोमीन बाहर होगा, तो बी आइसोमर ये हो गया। उसके बाद वो कह रहा है आगे भी कुछ कह रहा है क्या, आगे कुछ नहीं कह रहा ना, बस आइसोमर पूछ रहे थे, ये हो गया दोनों के आइसोमर। ओके, ये हो गए दोनों के आइसोमर। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे क्रोमियम +3 में है। अगर क्रोमियम +3 में है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रोमियम होता कितना है, क्रोमियम कितना होता है D5 4s1 होता है, यानी क्रोमियम +3 का मतलब क्या हो गया D3 कॉम्प्लेक्स, और D3 कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसका मतलब है अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को आ जाए एग्जाम में, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को आ जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है μN+2 बोर मैग्नेटॉन, यानी where n is the number of unpaired electron यानी 3 × 3+2 बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब कितना हो गया 3 + 2 5 5 × 3 15 √15, यानी ये आ जाएगा 3.87 के अराउंड बोर मैग्नेटॉन में आ जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, क्या हो जाएगा ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा ये इसका। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया तो नहीं है आपके में कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं। ओके नेक्स्ट देखो, क्रिस्टल व्हील स्प्लिटिंग का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑक्टाहेड्रल की जो होती है क्रिस्टल व्हील स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल की में रिलेशन क्या होता है, वो ये पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में रिलेशन क्या होता है। तो टेट्राहेड्रल की 4/9 डेल नॉट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपकी टेट्राहेड्रल की होती है वो 4/9 डेल नॉट होती है। ओके, और जो स्क्वायर प्लेनर की होती है वो 1.3 डेल नॉट होती है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर की 1.3 डेल नॉट होती है। ओके नेक्स्ट देखो, दो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं। अब पूछ रहा है इन दोनों में से पैरामैग्नेटिक कौन है, स्टेबल कौन है, इन ऑर्बिटल वाला कौन सा है, हाई स्पिन वाला कौन सा है। ये 4 क्वेश्चन इन दोनों को देके पूछ रखे हैं, आपको इसके आंसर देने हैं। बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी, इसका आंसर बताओ जल्दी। तो सर सबसे पहले तो ये देखो, पहला वाला अगर मैं देखूं तो COF6 3 नेगेटिव है, यानी कोबाल्ट जो होता है वो +3 है। और सेकंड वाले में देखो तो सेकंड वाले में भी कोबाल्ट +3 है। उसके बाद कोबाल्ट कितना होता है, कोबाल्ट कितना होता है D7 4s2, प्लस कोबाल्ट +3 है, इसका मतलब क्या है D6 है, यही है। अब उसके बाद D6 कॉम्प्लेक्स है, D6 है, ठीक है, दोनों जगह D6 है और ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है, पहले वाले में देखो D6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। हाँ जी, एक मिनट। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके ये जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक होने की वजह से ये यहाँ क्या होगा, ये हाई स्पिन ही रह जाएगा।
और हाई स्पिन रह जाएगा ये, तो इस वजह से ये रहेगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये रहेगा पैरामैग्नेटिक। ओके, जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कोबाल्ट का +3, ये पहली बात तो D6 है। ठीक है, पहली बात तो ये D6 है। और D6 में मैंने क्या बताया था कि अगर D6 में ऑक्सिलेट से ज्यादा होती है तो लो स्पिन रहता है, ऑक्सिलेट से ज्यादा होती है तो लो स्पिन रहता है। और मैं बता दूं आपको कि जो EN है, जो EN है वो ऑक्सिलेट से ज्यादा ही होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसलिए यहाँ पे इसे हम एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मांग के काम करेंगे। तो अगर एग्जाम में ये समझ में नहीं आए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम इसका क्राइटेरिया क्या एस्टेब्लिश करें। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए जो क्राइटेरिया होता है ना, वो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड करती है, ना कि आप। ओके, उसके बेसिस पर होता है। तो ऑक्सिलेट है तो इसे हम लो स्पिन मान के काम चलेंगे, तो लो स्पिन की वजह से क्या होगा, ये जो होगा ये पेयर हो जाएगी, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, इसके अंदर पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक ऑब्वियसली बात है COF6 3 नेगेटिव, यही होगा पैरामैग्नेटिक। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, EN वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली बात है EN वाला ज्यादा स्टेबल होगा इससे, है ना। उसके बाद तीसरा वो पूछ रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा भाई, इसमें पेयरिंग हो गई अगर, तो 6 थे, अगर इनमें पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो इसका D खाली हो गया ना, D खाली हो गया, तो जब D खाली है तो D इनर ऑर्बिटल बनाएगा ना। और हाई स्पिन कौन बनाएगा भैया, हाई स्पिन वही बनाएगा ना, F वाले ही बनाएगा, F6 ही बनाएगा इसमें हाई स्पिन। क्यों, क्योंकि इसके पास पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि वो वीक फील्ड है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है D5 की, ये लिखा नहीं गया, D5 है ना, D5 की बतानी है। CF के अगर डेल नॉट जो है वो P से कम हो तो क्या करेंगे, अगर डेल नॉट P से कम हो तो क्या होता है, डेल नॉट P से कम हो तो क्या होता है, पहली बात तो अगर डेल नॉट P से ज्यादा हो तो क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग हो जाती है तो पेयरिंग का मतलब क्या है, वो लो स्पिन बन जाता है। और P से कम हो तो हाई स्पिन ही रहेगा। अगर हाई स्पिन रहेगा तो D5 हाई स्पिन है, D5 हाई स्पिन किस तरीके से भरा जाएगा जरा बताना जरा, D5 हाई स्पिन किस तरीके से भरा जाएगा, D5 हाई स्पिन किस तरह से भरा जाएगा, T2G और EG है, D5 हाई स्पिन कैसे भरा जाएगा, 1 2 3 और 4 5, D5 हाई स्पिन कैसे करा गया है, T2G3 और EG2, इस तरीके से भरा गया है, T2G3 और EG2, D5 ही है ना, एक मिनट रुको। हाँ, और सेकंड क्या कह रहा है, अगर पेयरिंग डेल नॉट ज्यादा है P से, मतलब पेयरिंग हो जाएगी इसके अंदर, लो स्पिन बन जाएगा। तो अगर लो स्पिन बन जाएगा तो क्या होगा, हमें पता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे T2G और यहाँ लिखेंगे हम EG, और हमारा D5 है और पेयरिंग होनी है, नीचे पेयरिंग हो जाएगी 3 बन के, ये पेयरिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, T2G 5 EG0, T2G5 T2G3 EG2 यहाँ पे और T2G5 EG0 यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके का बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, पैसेज पर क्वेश्चन आ गया है, VBT के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि मेटल एटम या आयन लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में होकर अपने N-1D को NS-NP और NS-NP-ND को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं। वही बताया है ना, अगर हमारा N-1D है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और अगर हमारा NS-NP-ND है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स होते हैं डेफिनेट ज्योमेट्री के, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पेंटागन, ये सब बन सकते हैं। ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने के लिए अलाउ किया जाता है लिगेंड ऑर्बिटल्स के साथ, ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। अब इसके बेसिस पर आंसर देना है आपको, चलो आंसर देते हैं। ओके, चलो आंसर दें। पहला वाला
4 ऑप्शन है, दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट है, दोनों करेक्ट है पर रीजन करेक्ट नहीं है, असर्शन करेक्ट है और फोर्थ है रीजन करेक्ट है। पहला देखो, डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल होता है जब, तो ये CuNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट जो है वो +3 में है। देखो X और NH3 तो क्या होता है, न्यूट्रल है, तो इसे 0 कर लेंगे, X + 0 = +3, तो X की वैल्यू हो गई +3। बिल्कुल सही बात है, +3 में है। सेकंड कह रहा है 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच NH3 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बताओ। सेकंड कह रहा है वो इसका आंसर कि 6 पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक NH3 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक NH3 से जो जाते हैं ये 6 हैं और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। हाँ सही है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये 6 जो है वो ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या लेना देना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी असर्शन रीजन दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अरे भाई ये ऑक्यूपाई कर लें कोऑर्डिनेशन नंबर का और इसका जो है क्या मतलब है आपस में, उसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का होने का कोई मतलब नहीं है आपस में। नेक्स्ट देखो, NiCl4 2 नेगेटिव इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, निकल यहाँ पे +2 में होता है और लो स्पिन होता है। लो स्पिन होता है नहीं, हाई स्पिन होता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो एक पेयरिंग नहीं करेगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो निकल का अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनना है, निकल 2 यानी D8 हाई स्पिन है, अगर D8 हाई स्पिन हो रही है तो D8 हाई स्पिन में क्या होगा, पेयरिंग ही नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी तो D खाली नहीं होंगे, अगर D खाली नहीं होंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बनने से रहा ना। अगर पेयरिंग ही नहीं हुई तो D खाली नहीं हुआ, अगर D खाली नहीं हुआ तो D के अंदर जगह ही नहीं है, तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बना लेगा, नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं पाएगा फिर। और सेकंड रीजन दे रहा है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो इनर डी ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो इन्हें इनर डी कहते हैं। तो उसका मतलब है असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। असर्शन रॉन्ग है पर रीजन सही है। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है कि स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है। स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं उनके लिए स्टेरिक नंबर 4 होता है, 4 स्टेरिक नंबर के अंदर स्क्वायर प्लेनर बनाना है, ठीक है। 4 के अंदर हमारे को हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, DsP2 होती है, ये बताना था ना, DsP2 होती है हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल ठीक बात है, DsP2 होती है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है इसके अंदर, DsP2 होती है स्टेरिक 4 के अंदर। उसके बाद वो कह रहा है कि निकल साइनाइड 4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, यानी निकल का +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि साइनाइड जो होता है वो -1 होता है, तो ये नहीं हो जाएगा x - 4 = -2, तो x की वैल्यू हो गई -2 + 4, ये हो जाएगा +2। +2 में होती है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 है इसकी, पता ना निकल की क्या होती है, निकल की होती है D8 और 4s2, जबकि निकल 2 पॉजिटिव है, तो निकल 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, निकल 2 पॉजिटिव का मतलब है D8, तो इसकी D8 होती है, बिल्कुल सही बात है D8 होती है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है D8 ही होती है, बिल्कुल ठीक बात है D8 होती है। तो ये वाला रीजन बिल्कुल ठीक है और पहला असर्शन भी बिल्कुल सही है, पर इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है आपस में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। assertion reason both are true but the reason is not correct for the given assertion। फोर्थ देखो, पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स COF6 3 नेगेटिव है, यानी इसमें कोबाल्ट जो होता है वो +3 में होता है और +3 के साथ साथ ये वीक फील्ड है। अगर वीक है तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन रह जाएगा। कोबाल्ट का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है +3 वाला, तो कोबाल्ट होता कितना है, कोबाल्ट होता है D7 4s2 और कोबाल्ट में +3 आ गया, यानी कोबाल्ट का D6 कॉम्प्लेक्स आ गया। अगर कोबाल्ट का D6 कॉम्प्लेक्स है और वीक फील्ड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो अगर हाई स्पिन है तो वो आउटर ऑर्बिटल को ही तो यूज करेगा 4d को, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या यूज करेगा वो, आपका 4d, और क्या कहते हैं sp3d2, 2 और 3 5 और एक 6, स्टेरिक नंबर D6 है तो स्टेरिक नंबर भी 6 ही हो जाएगा, 6 स्टेरिक नंबर है तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, आउटर ऑर्बिटल यूज करेगा। आउटर ऑर्बिटल क्यों यूज करेगा, क्योंकि
वो जो है फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाई स्पिन नहीं होगा, इसमें पेयरिंग होगी नहीं, यानी डेल नॉट जो होता है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगा इसके अंदर। ओके, तो पेयरिंग होगी नहीं, तो ये जो है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सेकंड कह रहा है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जरा बताना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये बताओ पहले। D6 है, D6 जरा भर के देखना, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जरा देखो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्या? बताओ ये हाई स्पिन है क्या? हाई स्पिन है क्या? बिल्कुल हाई स्पिन है, बिल्कुल हाई स्पिन, इसमें दो राहें हैं ही कहाँ, बिल्कुल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है भैया, जब पेयरिंग ही नहीं होगी तो हाई स्पिन ही रहेगा ना, ये बिल्कुल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन क्या रीजन करेक्ट है इस असर्शन के लिए? क्या ये ट्रू है या कि नहीं? ये बिल्कुल ट्रू है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तभी तो जो है वो आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहा है, अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता तो क्यों यूज करता? तो इसका ऑप्शन होगा ए। असम्पशन सही है, रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। बस यही था। हाँ, तो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू मेक दिस मोमेंट पॉसिबल। वी आर वन के फैमिली नाउ। आपका मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये नंबर बहुत जल्दी 100 के भी बदलेगा। तो आप सबका सपोर्ट बने रहे, इसके बाद भी एग्जाम्स के बाद भी आपका सपोर्ट बने रहे, कोई अनसब्सक्राइब ना करे, और आगे के लिए भी मेहनत चलती रहेगी। ऐसा नहीं है यहाँ पर जर्नी खत्म हो गई है, आगे आप जो भी चीज़ें करें, या CUT दें या JEE दें या नीट दें या फिर कोई भी एग्जाम दें जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो, वनडे एग्जाम दो या कोई सा भी एग्जाम दो, UPSC वगैरह किसी का भी जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो, हर एक के लिए आपके लिए हम तैयार रहेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और आपका प्यार ऐसे ही मिलते रहे। ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, इस पर ये PDF मिल जाएगी आपको। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी नहीं किया हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें करेंगे DNF फ्लो के क्वेश्चन।